नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं। अब जो डिलीट हो चुका है वो मैं बताऊंगा, सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं उसको, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे काम का है नहीं। ठीक, पढ़ते हैं हम लोग। पहले इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, पहले वो समझते हैं। लेट हम लोग ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। क्वाड्रेटिक बोल रहा हूँ तो मतलब क्या है, उसकी जो पावर है, डिग्री है, कितनी होने वाली है, 2 होने वाली। तो ax² प्लस bx प्लस सी। एक्चुअली में ये जो इक्वेशन दे रखी है, मैंने इक्वेशन लिख दिया है। क्वाड्रेटिक पॉलीमर बोलूंगा तो मैं इक्वेशन ये इक्वल का साइन हटा दूंगा। लेट हम क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसमें से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मतलब अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, ये एक जनरल फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिख रखा है आपके सामने, ठीक है। इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, लिख देते हैं। डिग्री कितनी इसकी, 2 है। और डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर बोलते हैं। हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, 2 है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये एक्सप्रेशन अगर नहीं दिख रही ना कहीं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। अब बात करते हैं जो पावर है ना, हमेशा जो पावर है, ये पावर, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा, आपको पूछ लेंगे। जैसे मतलब कोई भी कहते हैं कि पॉलीनॉमियल है या नहीं है, तो पावर हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव होगी और इंटीजर होगी। 2 बात याद रखना, पावर हमारी पॉजिटिव होगी एंड इंटीजर होगी, और नहीं एंड इंटीजर होगी। ये भी हमने देख लिया, ये भी हो सकता है। अगर पावर नेगेटिव में है, फ्रैक्शन में है, तो वो फिर हमारे लिए फिर वो पॉलीनॉमियल ही नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी, ठीक है। ये हमने सीख लिया। फिर हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए मैंने कहा कि ये वाला जो टर्म है ना होना जरूरी है। अगर सिंगल अगर यही अकेला है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये हो ना हो मैटर नहीं करता है, लेकिन ये एक्सप्रेशन डिग्री हाईएस्ट जो होने, डिग्री जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। ये स्टार पॉइंट याद रखना। अब बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन में आ जाए, जैसे उसने कुछ इस क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करके दे दे, किसी दूसरे फॉर्म में दे दे। मान लेते हैं क्वेश्चन ने इस तरीके से कह दिया कि बताओ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, चेक करो। अब चेक करने के लिए दे दिया, हमें इसे सॉल्व सिंपल करके ऐसे लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। सबको एक तरफ कर करके सॉर्ट आउट सॉल्व करके इस तरीके से लिखने की कोशिश करनी है। अगर इससे रिलेट किया, ये वाला टर्म अगर दिखा तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं है। सॉल्व करते हैं। ये तो हमारी आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रही है, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करते हैं, क्या होता है इसका, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी है। इसको मैं ओपन करता हूँ, x² प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2x, 1 का मल्टीप्लाई कराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ, इस ब्रैकेट को तोड़ता हूँ, 6। इसको इधर लेके आते हैं, देखो जब मैं इधर लेके आऊँगा ना तो 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये इधर आएगा माइनस का, खत्म। तो x प्लस, और यहाँ 1 है, ये -6 उधर आएगा 7 हो जाएगा, तो x प्लस 7, x² प्लस 7। मैंने कहा देखो बीच वाला टर्म नहीं दिखा रहा, अगर रिलेट करो ना इससे इक्वल टू 0, तो ये बीच वाला जो टर्म है ये नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन ऐसी लिख रखी है, डॉट x प्लस 7, यानी कि जो कॉफिशिएंट है x का वो क्या है, 0, यानी b की वैल्यू यहाँ पे 0 दे रखी है। अगर मैं इनकी कंपेयर करूँ, वैल्यू निकालना चाहूँ, कॉफिशिएंट फाइंड करना चाहूँ, तो कंपेयर करके मैं इसकी कॉफिशिएंट भी फाइंड कर सकता हूँ, इसमें परेशान होने की बात नहीं। अगर मैं कंपेयर करूँ ना तो आप ऐसे कंपेयर करो इससे, ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो a के x² के बगल में क्या लिख रखा, 1, कुछ नहीं लिखा तो 1, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू कुछ नहीं लिख रखी तो 0, b यहाँ पे 0 क्योंकि ये टर्म ही खत्म है। c की वैल्यू क्या यहाँ पे दे रखी है, 7, विद साइन अगर पुट करो, a b c की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। क्या ये पॉलीनॉमियल है या नहीं है, मैं कहूँगा हाँ यस ऑफकोर्स है, क्योंकि मुझे ये दिख गया। और यही देखना है आपको, पावर 2 होनी चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, ठीक है। यानी कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना भी सीख लिया। हम लोग ये भी चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आपको ये समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ये जो वेरिएबल दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है सर। अब देखना, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा ना, तो जैसे लीनियर इक्वेशन में हम लोग वैल्यू सॉल्व करते हैं ना x की, एक वैल्यू आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू 2 आती है। ये क्या होता है, जितनी डिग्री होगी, जितनी डिग्री हमारी इक्वेशन होगी उतने ही सॉल्यूशन आएंगे। एक्चुअली में ये होता है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कितने सॉल्यूशन आते हैं, 2 सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। वो सॉल्यूशन सेम हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, वो अलग नहीं, लेकिन सॉल्यूशन 2 आएंगे। लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन हुआ, क्यूबिक में जितने पावर हो, जितनी पावर हाईएस्ट पावर इन डिग्री, उतने ही हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं इसको। इसमें सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपका पहला ही जो मेथड आता है, सॉल्यूशन को सॉल्व करने के जो मेथड है, मेथड पहला मेथड आता है, उसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ये आप दूसरे नाम से इसे पढ़ रखा होगा ना,
इसको दूसरे नाम से हम लोग क्या जानते हैं, मिडिल स्प्लिटर, या बोलता हूँ मैं मिडिल स्प्लिटर, ये वाला आपको पता है, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, ठीक है। यानी बीच के टर्म को तोड़ करके कैसा होता है ये मेथड, एग्जाम्पल देख लो आप। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे दे रखा है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे मानो ये क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन वैलिड है नहीं है, हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। मैं भी 2 मिनट के बाद बताने वाला हूँ कि वो जो इक्वेशन लिखी वो सही लिखी गलत लिखी, कि ऐसे ही बिना मतलब का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, सॉल्यूशन देगी भी नहीं देगी, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग देख के इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे भी, ठीक है। पहले हम देखते हैं मिडिल स्प्लिटिंग जो हमारा बेसिक मेथड वो कैसे, इसको तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए आपको रिलेट करना है इससे, आप इससे रिलेट करो, कंपेयर करो इस इक्वेशन से। अभी मैं इसको किस तरीके से फॉर्मूले के फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ। देखो ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 3, इधर करना है कि आपको ए इंटू सी का मल्टीप्लाई करा देना है। मैं फॉर्मूले के रूप में बता रहा हूँ, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। ए इंटू सी का मल्टीप्लाई कराना और उसे तोड़ना है, उसे फैक्टराइजेशन कर देना है। देखो हमने क्या, ए की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी वैल्यू है 3, तो मतलब हमारा जो आंसर है 3 है, 6 आ गया। तो अगर ये 6 आ गया, आप ऐसे लिख लो 2 इंटू 3 6 आ गया। अब 6 को मुझे क्या करना है, फैक्टर करना है। 6 को फैक्टर करना है तो क्या होगा सर, 2 3 1 आ गया। लेकिन इधर देखो फैक्टर में हमारा क्या रहा है 2 इंटू 3, लेकिन हमें देखो 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, 1 मत लिखो, मत भी लिखो। अगर जरूरत है तो 1 आप ध्यान रखना कि 1 माइंड में रखना कि 1 तो होता है ये सबका फैक्टर, 1 को अगर कम ज़्यादा पड़ेगा तो हम उसे यूज कर सकते हैं। देखो मेरे पास 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो सोचो 2 को प्लस करने पे बीच वाला रहा है क्या, या फिर माइनस करने पे आ रहा है क्या। हम देख रहे हैं माइनस करने पे तो नहीं मिल रहा है, प्लस करने पे मिल गया हमें। तो यानी कि इसको भी प्लस का लेना है, इसको भी प्लस का लेना है, और सिर्फ आपको करना क्या है 2x²। अब इसको भूल जाना है, इसको तोड़ने का तरीका देखो। जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड 2 तरीके से होता है, ये तो सेम साइन होने चाहिए, ये तो प्लस प्लस के तो माइनस माइनस के। प्लस प्लस का अगर ले रहा हूँ तो प्लस का आ रहा है, लिया था मेरा माइनस का है, तो मैं दोनों को माइनस माइनस भी ले सकता हूँ। और जैसे मैंने माइनस माइनस लिखा तो देखो टूट करके वही आ गया। लेकिन अब चेक करना हो मेरा आंसर गलत है कि आप करना क्या है, जो आपने तोड़ा है उसी को सॉल्व करना है, ऊपर वाली एक्सप्रेशन दिख जाएगी। अगर दिख जाए तो हम लोग सही है, चेक भी करते हैं, मतलब अवेयर होकर के ना, सोते हुए बिल्कुल नहीं करना, आपको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट चीज़ करते हैं। अगर इतना आ गया ना, अब क्या करना, आपको पेयर बनाना है। और जैसे इवन दिखते हैं ना तो हम तुरंत पहले पेयर ही ढूंढते हैं। आपको जैसे यहाँ पे 3 टर्म दे रखे, अगर 4 टर्म दे रखे हो तो मानो क्यूबिक दे रखा हो तो 4 टर्म दे रखा हो, तो करना क्या है, जब भी आपको इवन में दिखे ना तो पेयर बना के कॉमन लेकर के देखना आपको। अगर उससे काम बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर तोड़ना है, उसे सॉल्व करना है। चलो क्यूबिक आपके में है नहीं, करते हैं। देखो यहाँ से 2 कॉमन मिल गया मुझे, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। 2 से 2 को डिवाइड करा दिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत है नहीं। एक्स को अब जब पावर में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, डिवीजन में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ x², यहाँ पे x पावर 1, तो यहाँ पे पावर घट जाएगी, क्या बचेगी x की पावर 1 लिखने की जरूरत है नहीं। 2x से 2x कट गया मतलब 1, 0 नहीं आया, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब यहाँ प्लस का आएगा माइनस आएगा मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन आप यहाँ देखो कि पहला जो मेरा ब्रैकेट आ रहा है तो यहाँ पे मेरा प्लस का आ रहा है, लेकिन यहाँ तो माइनस आएगा, तो मैं कहता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस से माइनस डिवाइड कराऊंगा तो खत्म हो जाएगा, 3 कॉमन ले लो। आप देखो माइनस से माइनस खत्म, प्लस आ गया, 3 से 3 खत्म, एक्स आ गया। देखो एक्स मिल गया आपको। अब यहाँ पे माइनस आ रहा था तो प्लस और माइनस का डिवीजन भी माइनस होता है, और यहाँ पे आपका 1। देखो फिर हम चेक कर सकते हैं दोबारा, ये जो ब्रैकेट में आ रहा है सेम आएगा, और सेम नहीं आया तो इसका मतलब कहीं आपने गलत कर दिया, और सेम आ गया तो कॉपी बाहर अंदर बाहर कर लो, और फिर देखो अंदर क्या बचा, ये हमारा एक्सप्रेशन बचा। और जैसा इतना आ जाए तो मतलब कि अगर ये चीज़, ये इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है, ये तो ये 0 होना चाहिए, ये तो ये 0 होना चाहिए, तो एक बार इसको 0 कर देते हैं, यानी x - 1 = 0 और 2x - 3 = 0। और जैसे आप करोगे तो x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3/2, 2 वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, ठीक है। ये है मिडिल स्प्लिटर। अब इसमें हो दिक्कत क्या करेगा वो, इसमें इसको उठा के इधर कर सकता है इसको, लेकिन लिखने का तरीका जनरल फॉर्म में निकाल के ऐसे लिखना आपको, तभी AC की वैल्यू निकाल के आपको सॉल्व करना है। ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, ऐसा ही जनरल फॉर्म होना चाहिए। अगर जनरल फॉर्म ऐसा नहीं है ना तो आप उसे रिवर्स करके लिख सकते हो। उसमें क्या है दिक्कत होनी है भाई, जैसे 2 + 3 लिखा हुआ, आप 3 + 2 लिख दो, क्योंकि हमने जो सीखा है ना तो इस तरीके से सीखा है। आप कन्वर्ट करें ना, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कोई डिफिकल्ट वैल्यू आ रही हो, लेकिन आप उसे मैंने बता दिया आपको फैक्टर करना है, फैक्टर को ही ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके आपको लाना। लेकिन कभी कभी आपको 1 की भी जरूरत पड़ेगी, याद रखना
1 आपके पास एक्स्ट्रा है, सबका फैक्टर होता है 1, आप अपने आप से यूज कर सकते हो। अगर कमी पड़ रही है तो पहले प्लस और माइनस ही करना है, प्लस माइनस करके मैक्सिमम आपके 99% आंसर आ जाएगा। जब नहीं आए तो 1 को आपको याद रखना है, ठीक है। ये बात करते हैं। चलो एक चीज़ और याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा रूट वाला भी दे देता है, ध्यान देना। रूट में जैसे 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। जैसे √3 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करा दूँ ना, 3 से डिवाइड करा दूँ, तो मुझे देखो मेरा आंसर क्या आएगा। जैसे मानो कि यहाँ पे दे रखा 3 और मैं इसे √3 से डिवाइड करा रहा हूँ। मैंने कहा कि √3 कॉमन ले लो, 3 से √3 कॉमन होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको करना क्या है, सर 3 को तो मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, और √3 से √3 करके क्या बचा है, √3 बचा। ये ध्यान रखना। कोई भी नंबर होता है रूट के फॉर्म में से 2 टाइम्स लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये ध्यान देना, यहाँ पे ये काम आ जाएगा हमारे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आती है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है वो हमारा आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इक्वेशन की जो वैल्यू है, एक तो हमने मिडिल स्प्रिंग टर्म सीख लिया, पहला हमने सीखा मिडिल स्प्रिंग टर्म, यह फैक्टराइजेशन मेथड याद रखना आप। हमने पहला फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि सीधे एक फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है समझते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac, ये हमारा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब बात करते हैं क्यों ही जरूरत पड़ गई बनाने की। भाई देखो, ये रूट के अंदर वैल्यू आ रही ना, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, डी से नाम से जानते हैं, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। d = b² - 4ac होता है, और इस d को ही हम दूसरे नाम से बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसे समझ रहे हो आप, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसे, ध्यान देना। अब d की वैल्यू हम समझते हैं कि d की वैल्यू निगेटिव तो नहीं होनी चाहिए, रूट के अंदर निगेटिव हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। d की वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 0 होगी हमारा काम चल जाएगा, पॉजिटिव होगा हमारा काम चल जाएगा, बट निगेटिव नहीं। रूट की अगर ये वैल्यू आ गई ना, तो हमें पता है कि इन नंबरों को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर को हम पढ़ते ही नहीं है, तो सॉल्व इमेजिन मतलब इमेजिन कर सकते हैं, बट उसे मतलब नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं है, रियल लाइफ में मीनिंग है नहीं, ठीक है। तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो हम अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कैसे करोगे आप। फिर वही कहानी, देखो वैल्यू यहाँ से देखो, आप देखो विद साइन ABC की वैल्यू विद साइन आपको कंपेयर करके निकालनी है, और कंपेयर करके यहाँ पे पुट कर देनी है। एक बार प्लस में लोगे एक वैल्यू आ जाएगी, एक बार माइनस में लोगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि अभी हम जो पिछला वाला क्वेश्चन किया है, उसी से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमारा जो क्वेश्चन था, वो हमारा क्वेश्चन था कौन सा, 2x² - 5x + 3, ये क्वेश्चन था हमारा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, a की वैल्यू आ रही है 2, b की वैल्यू आ रही है -5, c की वैल्यू आ रही है हमारी 3। अब इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट करते हैं, देखते हैं हमारा जो आंसर आया था, एक आया था 1 और दूसरा आया था -2/3, कुछ ऐसा आया था, ठीक है। देखते हैं कि हमारे जो आंसर आ रहा है यही आ रहा है क्या। a b c की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं भाई, b की वैल्यू है -5 प्लस माइनस √b² कितना 25 हो जाएगा, -4 इंटू a कितना हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। और यहाँ पे 2 इंटू a कितना मतलब 2, सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √25 - 24, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे कितना आएगा 4, तो 5 प्लस माइनस, और यहाँ पे कितना 1 का रूट 1 ही आएगा, ये आंसर। तो एक बार हमारा आंसर कितना आ रहा है 1, अगर मैं इसे माइनस कर दूँ तो 5 - 1 हमारा 4 आएगा, और 4 इंटू 4 कितना 1 आएगा आंसर। एक हम लोग इसे प्लस कर दो 6/4 आ जाएगा, और 6/4 करो कितना 3/2 आ जाएगा। देखो दो आंसर अपने आप डायरेक्ट आ गए। ये तो बहुत बढ़िया सर, ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सर, ठीक है ना। लेकिन इसमें गलती क्या होगी ना, क्योंकि अगर रूट की वैल्यू ये प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना नहीं है ना, तो यहाँ पे मात खा जाओगे। स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड भी जा सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट आपको 2 वैल्यू निकल के आ जाएंगी। चलो अब बात करते हैं सर, मैंने जो अभी बताया था, पिछले टाइम ही बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सब सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हम देखते क्या हैं, पता कैसे करें कि हमारे पास सॉल्यूशन कितने आएंगे, ये बात पता करें, और हमारा सॉल्यूशन जो दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, यानी जो हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं इसे, वो चेक कैसे कर पाए। चलो पढ़ते हैं। यानी कि हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और वो क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। चलो इसमें भी आपको ध्यान देना है कि 2 एक्सप्रेशन तो आप बना ही लोगे। यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन एक बार बन गई ना, एक जैसे मानो कि एज का डिफरेंस वाला क्वेश्चन आते हैं, वो आप कर सकते हो। जैसे
मम्मी की जितनी है, लड़की की एज कितना है, कम, जैसे कि आप प्रेजेंट टाइम में मान लेना है कि एक्स एक वाई, फिर आपको रिलेट करके निकालना है। अभी हम वो क्वेश्चन अभी करेंगे तब समझ आ जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए जनरल इक्वेशन ये है, इसे हम सॉल्व करते हैं। जनरल इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो थर्ड चीज़ पढ़ने वाले हैं ना इस चैप्टर में, वो पढ़ने हैं नेचर ऑफ रूट। यानी कि नेचर ऑफ रूट का मतलब ये है कि क्वेश्चन ही हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं इधर कि नेचर ऑफ रूट में, नेचर रूट में हम लोग एक चीज़ पढ़ने वाले हैं। वो क्या है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका नेचर क्या है, ये रूट देगी कि भी नहीं देगी। अगर ये कितने रूट देगी ये हम सब फाइंड करने वाले थे। नेचर रूट में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डी। और डी मैंने जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में बताया था, डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है और डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू फाइंड करेंगे। और पहला ही एक्सप्रेशन इसका बन जाएगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, या फिर डी लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, या फिर डी इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये तीन एक्सप्रेशन बनेगी। और तीनों एक्सप्रेशन में से देख लेते हैं कि अगर तीन एक्सप्रेशन बनेगी तो अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा तो ना डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन देगा ये। डिस्टिंक्ट मतलब कि टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग सॉल्यूशन मिलेंगे आपको अगर ये ग्रेटर देन आता है। अगर लेस देन आता है तो नो सॉल्यूशन। यानी कि इस कंडीशन में आपको रियल रूट मिलने वाले हैं। यहाँ पे टू इक्वल रूट मिलने वाले हैं, टू इक्वल रूट्स मिलने वाली हैं। यानी कि नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है यहाँ पे टू इक्वल रूट। लेस देन में हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, यानी डी की वैल्यू पहले निकाल लेनी है। अगर डी लेस देन 0 आ जाए तो हमें सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो इमेजिनरी रूट देगा, हमें मतलब ही नहीं है, इमेजिनरी सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। चलो अगर इक्वल आ जाए तो टू इक्वल रूट मिल रही, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम लोग रियल रूट, जैसे अभी डी की वैल्यू 1 आई थी, अब डी की वैल्यू 1 आई, ग्रेटर देन 1 था, तो इस देखो अलग अलग सॉल्यूशन, तो हमें टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन हमें मिल गए थे। ये हमने इस पूरे चैप्टर में तीन चीज़ें हमने सीखी इस चैप्टर में। इसमें से नेचर ऑफ रूट का हम लोग कंसेप्ट भी एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट में। फैक्टराइजेशन आई होप आपको समझ लगा। हाँ, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर भी एक मेथड होता है, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, डिलीट हो चुका चैप्टर से, वो मैं नहीं बता रहा, ठीक है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट जो बहुत डिफिकल्ट चीज़ें थी ना, वो तो डिलीट ही कर दिया, उसको तो मतलब ही नहीं रख रहा था इसलिए। तो इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे नेचर ऑफ रूट में एक क्वेश्चन दे रखा है 4.3 में, और बोला जा रहा है कि 4.4 नेचर रूट में इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जैसे कि मैं इसको यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, दे रखा आपको 2x स्क्वायर माइनस प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बहुत डरावने से, यानी के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आपको सर ऐसे इक्वेशन दे रखी है, मैं क्या सोच लूँ यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी। सही बात, देखने में तो लग रहा है बहुत क्वेश्चन डरा, के की वैल्यू क्या होगी। तो उसमें कुछ कंडीशन दे दी है कि नेचर रूट के बारे में बताती है, टू इक्वल रूट है, और टू इक्वल रूट का मतलब है डी 0 होता है। इट मीन्स डी इक्वल टू 0। अगर इक्वल रूट है तो इक्वल रूट है तो डी इक्वल टू 0। तो ये हमें बस इतनी हिंट दे रखी, तो बस बहुत है। बी डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर, बी की वैल्यू पुटो के स्क्वायर पुट करो 4, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, और सी की वैल्यू दे रखी है 3 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट प्लस माइनस, अब जब भी स्क्वायर लगाओ ना तो हमें से प्लस माइनस 24 आ जाएगा हमारे से। और इसको और तो सॉल्व करना तो सॉल्व कर सकते हो, रूट के अंदर आ रहा है, ये रूट के अंदर आ रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, आप लिख सकते हो 24 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो 2 पेयर में आ रहा है तो 2 को हम लोग बाहर ले गए, बचा अंदर 6 प्लस माइनस, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। या तो सीधे 24 लिख दो या इस तरीके से लिख दो, दोनों आपके आंसर है। ये हमारा रहेगा इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है ना। बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ कि जैसे नेचर ऑफ रूट से जो एग्जैक्ट क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बता दिया है कि इससे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक बार लास्ट में आपके 100 से 150 क्वेश्चन करवा दी जाएगी मैथ के, और डायरेक्ट आपका मैथ पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए ही, ठीक है, सेपरेट कुछ भी नहीं है। और स्टैंडर्ड वालों के लिए ये हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मानो बहुत इनमें से ही वैल्यू डिफिकल्ट कर दी जाएगी, जिसमें सिंपल दे रखा है यहाँ पे, अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी जो सिलेबस है दोनों का सेम रहेगा, बस उनमें जो क्वेश्चन की जो कैलकुलेटिव पार्ट है, जो कैलकुलेटिव पार्ट होगा ना, उसमें डिफरेंट कर दी जाएगा। और बाकी मैं बिल्कुल आपको बेसिक से कंसेप्ट से हाईएस्ट लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं।
बस प्रैक्टिस कर, स्टैंडर्ड वालों को ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, सैम्पल पेपर ज़्यादा करने पड़ेंगे, और जो बेसिक वाले हैं उनका इतने से ही काम चल जाएगा, जितने क्वेश्चन मैं करवा दूँगा उतने से ही काम चल जाएगा। ठीक है।